दोस्तों ज़रा सोचिए कि अगर किसी ने शादी कर ली है, उसके बाद तलाक नहीं लिया है और फिर से चुपचाप दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या ये अपराध है? क्या ये सीधा बाइगेमी का केस बनता है? और अगर उस दूसरी शादी में कुछ लोग सिर्फ शामिल हुए हैं या उसे अटेंड किया है, गवाह बने हैं, तो क्या उन पर भी आईपीसी की धारा 494 लग सकती है? दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिना तलाक के दूसरी शादी, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहुत साफ शब्दों में बताया कि धारा 494 आईपीसी कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा साधा मामला है, पहली शादी है और बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है तो अपराध तो बनता है। लेकिन दोस्तों कानून उतना सीधा नहीं है, क्योंकि दूसरी शादी करना ही नहीं बल्कि कुछ ज़रूरी शर्तें भी पूरी होना ज़रूरी हैं, तभी आईपीसी 494 की धारा लगेगी, तभी बाइगेमी का अपराध बनेगा। दोस्तों आज हम इसी केस को समझेंगे। ये एक सच्चा केस है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 494 लगाने के लिए किन ज़रूरी बातों का साबित होना ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2007 में होती है। पति का नाम है लोपेज और पत्नी का नाम है ल्यूमिना। दोस्तों शादी चर्च में ईसाई रीति रिवाज के अनुसार होती है, रजिस्टर्ड होती है, यानी कि सब कुछ कानूनी था, सब कुछ लीगली वैलिड था। कुछ समय के बाद पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है, पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, लेकिन दोनों में तलाक नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। सन 2010 में लुमिना यानी कि पत्नी ने एक और शादी कर ली, इस बारी सिनेश नाम के व्यक्ति के साथ, और ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई, मतलब कि बिना पहली मैरिज से तलाक लिए पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों इसके बाद जैसे ही पहले पति लोपेज को इस बात का पता चला, उसने तुरंत ही पत्नी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया सेक्शन 494 आईपीसी के तहत, यानी कि बाइगेमी केस। पति का आरोप था कि पत्नी ने तो बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, इसके अलावा उस शादी में जो लोग भी शामिल हुए हैं उन सब ने मिलकर भी ये अपराध किया है। अब केस में आरोपी केवल पत्नी ल्यूमिना ही नहीं थी, बल्कि ल्यूमिना के साथ साथ उसका दूसरा पति सनीश भी था, और वो लोग जिन्होंने उस शादी को अटेंड किया, जो उस शादी में गवाह बने, वो थी ल्यूमिना की माँ, उसका भाई और उसके 3 दोस्त। उन्हें भी केस में आरोपी बना दिया गया। पति का कहना था कि इन सब ने मिलकर जानबूझकर ये सेकंड मैरिज करवाई है, सबको पहली शादी की जानकारी थी, सबने कॉमन इंटेंशन के साथ बाइगेमी के ऑफेंस को अंजाम दिया है। दोस्तों पति की कंप्लेंट के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने सभी अक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए। इसके बाद पत्नी और सभी आरोपियों के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सेशन कोर्ट में किसी भी तरह का रिलीफ उन्हें नहीं मिला। इसके बाद सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन वहां भी उनका केस खारिज हो गया और केस को जारी रखने के आदेश दिए गए। दोस्तों इसके बाद पत्नी और सभी आरोपियों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति की यही दलील थी कि पत्नी ने तो बाइगेमी करी ही है, और जो बाकी आरोपी हैं इन सभी को पता था कि पत्नी पहले से शादीशुदा है, फिर भी इन्होंने दूसरी शादी करवाई। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन इश्यूज थे वो ये थे कि क्या पत्नी ने बाइगेमी का अपराध किया है, क्या उस पर और दूसरे पति पर बाइगेमी का केस चलना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या किसी शादी में प्रेजेंट होना, उसको अटेंड करना, उसमें शामिल होना उस व्यक्ति को अपराधी बना देता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि क्या नॉलेज यानी कि जानकारी और कॉमन इंटेंशन के बिना सिर्फ सेकेंड मैरिज में प्रेजेंट होना सज़ा के लिए काफ़ी है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैक्ट्स
और एविडेंस को बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से पढ़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस दी और कहा कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी बाइगेमी के इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे, तभी सेक्शन 494 लागू होगा। दोस्तों अब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी कंडीशन बताई गई। दोस्तों पहली कंडीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो ये थी कि धारा 494 तभी लागू होगी जब पहली शादी वैध है और कानूनी है, यानी कि पहली शादी बिल्कुल लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए। ये पहला इंग्रेडिएंट है जो कि केस में प्रूव होना चाहिए। दोस्तों इस केस में पति पत्नी के बीच में सन 2007 में मैरिज हुई थी। ये पहली मैरिज थी और पहली मैरिज बिल्कुल वैलिड थी और कानून के मुताबिक थी। दूसरी कंडीशन ये कि पहली शादी के रहते हुए व्यक्ति ने दूसरी शादी करी हो, यानी कि पहली शादी जो कि लीगली वैलिड थी वो अभी भी सबसिस्ट कर रही है, पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ है और ऐसा रहते हुए दूसरी शादी कर ली गई है, यानी कि सेकेंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स। दोस्तों इसके बाद तीसरी कंडीशन वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरी शादी भी पूरी कस्टमरी सेरेमनीज और रीति रिवाज के अनुसार हुई हो। इट मीन्स कि अगर सेकेंड मैरिज में प्रॉपर सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया है, रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया गया है, जैसे कि हिंदू धर्म में पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, अग्नि के फेरे लेते हैं, सप्तपदी होती है, वरमाला डालते हैं, मंत्रों का जाप होता है, इस टाइप की सेरेमनीज को अगर नहीं निभाया जाता है तो ये माना जाएगा कि सेकेंड मैरिज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं की गई है। ऐसे में सेकेंड मैरिज प्रूव नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद बात आती है उन दूसरे लोगों की, यानी कि वो लोग जो उस दूसरी शादी में मौजूद थे, शामिल थे, जिन्होंने उस शादी को अटेंड किया, जैसे कि पत्नी की माँ, उसका भाई या उसके दोस्त। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि उन दूसरे लोगों को पहली शादी की जानकारी थी और उन्होंने जानबूझकर दूसरी शादी में सहयोग दिया, तब तक उन पर कॉमन इंटेंशन के तहत केस नहीं बन सकता है। यानी कि उनको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट करती है और जो मैरिज होने जा रही है वो दूसरी मैरिज है, सेकंड मैरिज है, वो भी बिना डाइवोर्स के, और तब वो इंटेंशनली जानबूझकर दूसरी शादी जो कि विदाउट डाइवोर्स हो रही है उसमें सहयोग दे रहे हैं, तो ही जाकर कॉमन इंटेंशन का अपराध बनता है। अगर ये साबित नहीं होती है चीज़ तो सेक्शन 34 के तहत उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के रिकॉर्ड को चेक किया, गवाहों की गवाही पढ़ी और ये पाया कि पत्नी की माँ और भाई को फालतू में ही आरोपी बना दिया गया था, जबकि वो दोनों सेकेंड मैरिज में मौजूद ही नहीं थे। और अगर बात करें दोस्तों की तो वो केवल शादी को अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन उनको किसी भी तरह की ये जानकारी नहीं थी कि पत्नी ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा थी और मौजूदा शादी पत्नी की सेकेंड मैरिज थी, वो भी विदाउट डाइवोर्स। ऐसा किसी को भी नहीं पता था। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लॉ और कानून इंटेंशन पर चलता है, केवल प्रेजेंस के भरोसे पर नहीं। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी और दूसरे पति ने बाइगेमी का अपराध किया है, उन पर केस जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बाइगेमी के सभी इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर दिया है, सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। लेकिन बाकी आरोपी जिसमें कि पत्नी की माँ थी, भाई था और उनके दोस्त थे, उन पर से केस को ख़त्म करने की डायरेक्शन दी गई, क्योंकि उनका सेकेंड मैरिज में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं था, किसी भी तरह की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी और वो बाइगेमी के अपराध में फॉल नहीं करते थे। यानी कि पत्नी और दूसरे पति को छोड़ करके बाकी सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई और केस को ख़त्म करने के आदेश दिए गए। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला पॉइंट ये कि बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध है अगर पहली शादी कानूनन है और वैलिड है। लेकिन गवाह और रिश्तेदार तभी दोषी बन सकते हैं जब साबित हो कि उन्होंने जानबूझ करके उस शादी में हिस्सा लिया है और उन्हें पहली शादी के बारे में जानकारी थी। तीसरा पॉइंट ये कि सिर्फ दूसरी शादी में मौजूद रहना, प्रेजेंट होना अपराध नहीं है। इससे ये साफ होता है कि कानून केवल कार्रवाई पर नहीं
बल्कि इंटेंशन और नॉलेज पर भी ध्यान देता है। दोस्तों, अब कुछ सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या कभी आपने बिना जाने किसी शादी को अटेंड किया है? क्या आपको पता है कि वो उनकी पहली मैरिज थी या सेकंड मैरिज थी? क्या कानून आपको भी अपराधी बना सकता है? और क्या ऐसे केस में फंसने से बचा जा सकता है? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कानून सब देखता है और अंततः सच और नीयत की जीत होती है। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।